नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। जब अमित शाह ये कह रहे हैं, पूरे देश में इस पे हंगामा हो रहा है कि ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है उनको? अगर गुजरात में चुनाव वो जीत रहे हैं तो जो गुजराती प्राइड है उसका जिक्र करें। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं घर में सब बड़ों को मेरा प्रणाम कह देना। इस तरह से एक इमोशनल टच लाने की बात करें। चलिए वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो 20 साल पुरानी कहानी जो लोग चाहते हैं कि भूल जाएं, वो जख्म भर गए हैं, उन्हें फिर से कुरेदना क्या मकसद हो सकता है? मैं मानता हूँ कि गुजरात का इलेक्टोरेट को जो कमिटेड वोटर कहते हैं हम, वो बनाया गया है। उसकी एक बुनियाद की मजबूती वाली जो बात थी वो ये हिंदुत्व का मसला था। आज से नहीं, बहुत पहले से 91 से जो इनका, इनफैक्ट 89 से जो मोबिलाइजेशन हुआ, रथ यहाँ से चला था रथ यात्रा का, तब से लेके ये भी याद रखना ज़रूरी है। बिल्कुल जहाँ साहब, जब ये बात होती है, ये बयान आता है अमित शाह का, तो बिल्किस बानो क्या सोच रही होगी? एहसान जाफरी का परिवार कैसे देखेगा इसे? बिल्किस बानो है, जो भी है, देखो एक बुरा वक्त और अच्छा वक्त आता है, तो देश के लिए एक बुरा वक्त चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर चीज़ को छुपाने के लिए ऐसे जो बयान आते हैं, अमित शाह तरफ से आते हैं या मोदी जी की तरफ से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए है और कुछ नहीं है। क्योंकि उनको पता चल गया है कि पब्लिक परेशान है महंगाई के लिए, लेकिन उनको ये भुलाया जा रहा है कि ये जो दर्द है तुम्हारा, महंगाई का हो या जो मोरबी में अपने जो मरे हैं, जो भी आपके मरे या किसी के भी मरे हैं, वो जो दर्द है वो बहुत छोटा है। अगर हमको वोट नहीं दोगे तो इससे भी बड़ा दर्द मिल सकता है। ये एक आपके माइंड में डाला जाता है। एक डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है यहाँ पे, अशांत धारा जिसे कहा जाता है। जी हाँ, और उसके एक बार एक्सप्लेन भी कीजिए कि वो क्या होता है। इंडिया में एकमात्र स्टेट ऐसे गुजरात है जहाँ आसान धारा, डिस्टर्बेंस एक्ट। उसमें क्या होता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के एरिया में नहीं रह सकता और नॉन मुस्लिम मुस्लिम एरिया में नहीं रह सकता। कोई भी देश हो तरक्की तभी करेगा जब चारों पिलर स्ट्रॉन्ग वे में चलें। आप माइनॉरिटी को डिप्राइड करके चाहेंगे कि मेजोरिटी ऊपर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और इस चीज़ में ये एक्ट इतना भयंकर है, फ्यूचर है, वो उनका प्लान ऐसा है, इसको पूरे इंडिया में अप्लाई करना है। ये एक्ट ऐसा है कि कोई इनसिक्योरिटी फील करता है, कोई हिंदू इनसिक्योरिटी फील करता है और बाजू वाला मुस्लिम है, वो अगर लेना चाहता है उसकी प्रॉपर्टी, तो दे हैव टू परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट, पुलिस, उसका क्लियरेंस आएगा तो ही ले सके। हिंदू हिंदू को बेच सकता है, मुस्लिम मुस्लिम को बेच सकता है। ये एक्ट ये है। दंगे हुए थे, मैं 10th क्लास में था, तो वो मैंने माहौल देखा है। 10वीं में जब मैं था, भयंकर एक लेवल का माहौल था। मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा था बिकॉज आई एम ए मुस्लिम। मुझे डर था कि स्टैबिंग हो सकती है। अच्छा वक्त और बुरा वक्त सबका आता है। देश के लिए बुरा वक्त चल रहा है, मैं ऐसा मानूंगा। दुआ कर सकते हैं कि फ्यूचर बेस्ट हो और देश के लिए कुछ अच्छा हो। अमित शाह इस बात को सुन रहे होंगे कि जब उनका ये बयान आता है तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने वोटर के लिए तो कह रहे होंगे, लेकिन एजाज साहब जैसे लोग जो हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती है जिन्होंने उस दंगे का दर्द खुद सहा है। बता रहे हैं कि इम्तिहान देने नहीं गए, इस तरह के दंगे, और वो कह रहे हैं हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गुजरात चुनाव का हमारा कवरेज जारी है और हम वडोदरा में हैं। यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से तमाम तरह के चुनावी सर्वे तो आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफा ये चुनावी संघर्ष नज़र आ रहा है, बीजेपी को काफ़ी बढ़त दिख रही है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद चुनाव हमारे लिए एक मौका होता है उस समाज को समझने का, उस संस्कृति को समझने का, कि क्यों आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी को पिछले 27 साल से गुजरात के लोग वोट दे रहे हैं। क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी, जो लगातार उसका वोट बेस बना होने के बावजूद, वो एक लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं पार कर पाती है जहां वो विपक्ष से सत्ता पक्ष बन पाए। इसके अलावा गुजराती जो समाज है उसके बारे में भी पिछले 8 साल में राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बहसें हुई हैं, क्योंकि बार बार ये बताया जाता है कि जो गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल सिर्फ विकास का नहीं, गुजरात मॉडल समाज का भी भारत में लागू करने की कोशिश हो रही है। इसलिए हमारे लिए पहले से भी ज़्यादा अहम हो जाता है कि हम ये समझें कि आखिर जो समाज का विकास, तो हमने ये देखा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ना हमें समझ आया, ना दिखाई दिया, ना सुनाई दिया, लेकिन जो समाज का जो विकास का जो मॉडल है, गुजरात मॉडल, वो आखिर क्या ही हम समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में अमित शाह के
कई ऐसे बयान प्रकाश में आए हैं जिससे एक तरह का डेस्परेशन तो नज़र आ रहा है। गुजरात में 2002 के दंगों को भी 20 साल गुजर रहे हैं। उनका बयान आया कि इन दंगों में हमने जो दंगाई थे उन्हें सबक सिखा दिया और अब स्थायी शांति आ गई है। कहा जा रहा है कि ये जिन लोगों को ये बताया जा रहा है, जिन वोटरों को जो कंस्टिट्यूएंसी है वो अच्छे तरीके से समझते हैं इसके क्या मायने हैं, किन लोगों को सबक सिखाया गया और स्थायी शांति कैसे आई। लेकिन बड़े सवालों पर चर्चा के साथ साथ हम यहाँ पर वडोदरा में हमारे साथ शहर के वो लोग मौजूद हैं जिनमें सिर्फ राजनीतिक दिल दिमाग रखने वाले लोग नहीं, बल्कि हमने कोशिश ये की है कि आपके सामने एक डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम रखने की कोशिश करें। हमारे साथ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं, हमारे साथ सीए हैं यहाँ पर। इसके अलावा छात्रों को या मैं कहूँगी युवाओं को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ विश्वजीत पारेख जी का। बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजराती मीडिया में काम करते रहे हैं पिछले कई दशकों से। इसके बाद मेरे साथ एजाज खान साहब हैं, टीचर हैं, आईआईटी के छात्रों को पढ़ाते हैं। बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ टीचर हैं, फिर बाद में उन्होंने बताया कि आईआईटी के छात्रों को पढ़ाते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर पीएम पटेल हैं, कई दशकों तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान की भाषा में, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में गुजरात के समाज को वो किस तरह से देखते हैं। जावेद गोडीवाला साहब हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, स्वागत है आपका भी। आदित्य वेगड़ा है मेरे साथ, जो छात्र संसद नाम का एनजीओ है वो चलाते हैं और ज़मीन पर काम कर रहे हैं जुड़कर। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात का युवा क्या समझता है। और एक ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। इन महिला को जो आप देख रहे हैं, इंदू जी इनका नाम है। अब से कुछ ही देर पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई। हमारे वायर के कार्यक्रमों को, मेरे कार्यक्रमों को लगातार ये देखती रही हैं और कौतूहलवश में कहूँगी, क्यूरोसिटी के साथ वो यहाँ पर आ गई हैं। वो गुजरात की नहीं है, यहाँ पर किसी पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं। मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि वो भी इस बहस में हमारी शामिल हों। सबसे पहले विश्वजीत जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है ये समझने में कि हम जोड़ घटा गुणा हम करें। अगर ये कहा जा रहा है कि फिर से बीजेपी की जीत नज़र आ रही है, ये कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस पावरफुल नहीं है, कांग्रेस का प्लानिंग नहीं है। जो गांधीवादी विचार सरणी वाला हम बोलते हैं गुजराती में, एक विचार सरणी, एक ख्याल आधारित जो पॉलिटिकल पार्टी है, गांधी के ख्याल पे चलने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो कांग्रेस, वो आज दिखती नहीं है। पहला तो यही मुद्दा है। दूसरा जो मुद्दा है कि स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व ऑफ बीजेपी सिंस लास्ट 27 ईयर्स। अब देखो, डेवलपमेंट की बात करते हैं बीजेपी आगे, और उसके पीछे जो छुपा हुआ एजेंडा, हर एक चुनाव में जो छुपा हुआ एजेंडा रहता है वो हिंदुत्व। और मैं वो बोल सकता हूँ कि जिस तरह से गुजरात के जो मेन सिटी हो या छोटे छोटे गांव हो, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, वो लोग ने दायका पहले, 2-3 दायका पहले गुजरात को देखा है कि कितने दिन कर्फ्यू रहता था, कितने दिन दंगा फसाद होते थे। वो सब माहौल में से एक मुक्ति आ चुकी है। उसके बाद नेचुरली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, और ये तो भारतीय जनता पार्टी है, उसने पकड़ लिया है कि एक हिंदुत्व का एजेंडा हम लेके चलेंगे, तो हो सकता है कि लोगों के दिमाग में भी एक स्ट्रॉन्ग हमारी पोजीशन रहेगी। फिर भी आप देखो, अगेंस्ट आई टेल यू कि जो लास्ट चुनाव था, लास्ट चुनाव में लोकल जितने भी इश्यू थे, ड्यू टू दैट इश्यू, इनफैक्ट पाटीदार रिजर्वेशन एजिटेशन एंड सर्टन एंटी इनकम्बेंसी, उसका रिजल्ट वो आया कि बीजेपी को 99-100 क्रॉस भी नहीं करना दिया था गुजरात के यही वोटर्स ने। ये बार भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारा बहुत बड़ा हाउ क्रिएट हो चुका है, एंड देख लें कि माधव से सोलंकी का रिकॉर्ड हम बनाएंगे। जी, मैं बार बार इस बात को सुनती हूँ, आप भी इस बात को कह रहे हैं, खुद बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि हमने 20 साल से दंगा नहीं होने दिया। मैं इस बात को समझना चाहती हूँ, और ख़ासकर अमित शाह के इस बयान के मद्देनज़र भी, कि जब वो ये कहते हैं कि हमने दंगाइयों को सबक सिखाया, तो बड़ी हैरानी होती है कि क्या वो ये कह रहे हैं कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था इन दंगों में? क्योंकि स्टेट कैसे दंगाइयों को सबक सिखाएगा? जो कम्युनल राइट्स के विक्टिम्स थे, जिनके इस सारे मामले अदालतों में गए, सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा जो केसेस थे वो लेने पड़े, गुजरात से केसेस बाहर गए क्योंकि यहाँ इंसाफ की जो उम्मीद नहीं बल्कि इंसाफ की जो पूरी प्रक्रिया है वो सही नहीं चल रही थी। बॉम्बे और अलग अलग कोर्ट्स में मुकदमे गए, और अमित शाह ये कह देते हैं कि हमने दंगाइयों को सबक सिखाया। क्या मायने इस बात के? नहीं, दंगाइयों को सबक सिखाया, अब क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है? आज भी नरेंद्र मोदी जब गुजरात में आते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं 500 साल पहले पावागढ़ पे
500 साल से ध्वजा नहीं फरकती थी, हमने अभी रिसेंटली रिनोवेशन किया और पावागढ़ मंदिर पे ध्वजा फरकना शुरू हो गया, तो उसका वो प्राउड ले रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये क्या एजेंडा निकलता है, लोगों के दिमाग में क्या घुसता है, दैट डिफरेंट स्टोरी। लेकिन 500 साल पीछे जाना पड़ता है उनको, आप ये कह रहे हैं। 500 साल से हम पावागढ़ जो शक्तिपीठ है, बिल्कुल हिंदुओं की आराध्य देवी है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं, तो लोगों ने भी नहीं देखा था कि ऊपर ध्वजा है कि नहीं। अब ध्वजा हमने चढ़ाई है, उसका माइलेज लेके नरेंद्र मोदी घूमते हैं और लोगों के दिमाग में वो बिल्कुल फिट हो जाएगा कि ये अगेन दैट्स प्रो हिंदू प्रो हिंदू प्रो हिंदू। आई डोंट नो हिंदुओं को कहाँ प्रोटेक्ट किया है, बट एक माहौल खड़ा करने में वो सक्सेस गए और उसका क्रिटिसाइज करने में और काउंटर करने में कांग्रेस बिल्कुल फेलियर है, ड्यू टू उनका सिस्टम जो है वो बिल्कुल करप्ट हो चुका है। कहाँ बीजेपी की करप्शन में पार्टनरशिप करनी है, वही कांग्रेस, जो गुजरात कांग्रेस की मैं बात करता हूँ, वही कांग्रेस करती आई है। और वही रीज़न से आज तक कांग्रेस को इतने प्लानिंग होती है फिर भी सक्सेस नहीं हो सकते। जी हाँ प्रोफेसर पटेल, मैं इससे पहले कि आपसे और बड़े सवाल पूछूं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस स्टेटमेंट को मैं समझना चाहती हूँ कि जब अमित शाह ये कह रहे हैं, पूरे देश में इस पे हंगामा हो रहा है कि ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है उनको। अगर गुजरात में चुनाव वो जीत रहे हैं तो जो गुजराती प्राइड है उसका जिक्र करें। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं घर में सब बड़ों को मेरा प्रणाम कह देना, इस तरह से एक इमोशनल टच लाने की बात करें। चलिए वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो 20 साल पुरानी कहानी जो लोग चाहते हैं कि भूल जाएं, वो जख्म भर गए हैं, उन्हें फिर से कुरेदना क्या मकसद हो सकता है? मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि चुनावी माहौल में जो कुछ बोला जाता है, कहा जाता है लीडरों द्वारा, उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाद में अगर आप उनको स्क्रूटिनी पोस्ट इलेक्शन उनको पूछोगे तो बोले ये तो जुमला था या ये तो ये था, वो छोड़ देते हैं मसला। जैसे 15 लाख वाला मामला था अर्लियर। लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्यों इसको फिर से रिलाइव उठाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि गुजरात का इलेक्टोरेट को जो कमिटेड वोटर कहते हैं हम, वो बनाया गया है, उसकी एक बुनियाद की मजबूती वाली जो बात थी वो ये हिंदुत्व का मसला था। आज से नहीं, बहुत पहले से 91 से जो इनका, इनफैक्ट 89 से जो मोबिलाइजेशन हुआ, रथ यहाँ से चला था रथ यात्रा का, तब से लेके, ये भी याद रखना ज़रूरी है बिल्कुल, तो वो तब से लेके आज तक आप देखोगे, वो थोड़ा बहुत सारे अभ्यास भी हुए, स्टडीज़ भी हुए हैं कि लगातार बहुत स्किलफुली, बहुत ही इंजीनियसली, जो बाकी कोई पक्ष नहीं कर सकता है, और ये फ़ायदा सिर्फ एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड और ऑर्गेनाइज्ड पार्टी को होता है, जैसे कि लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। सेंट्रिस्ट पार्टी कांग्रेस से आप, मुझे लगता है कि हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। सेंट्रिस्ट पार्टी का ये गुजरात में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया भर में यह हाल हो रहा है। तो ये बताइए मुझे कि अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी, जो उनके वोटर हैं, जो उन्हें लगता है हो सकता है बिखर के छिटक के उधर चले जाएं, उन्हें क्या बताना चाहते हैं जब वो ये कहते हैं हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिया, स्थायी शांति है? नहीं, दे आर रिमाइंडिंग, आई मीन ये एक तरह से ये याद करवाया जा रहा है कि आप बाकी मसले जो माली हालत के मसले हैं, उसको डोंट लेट दैट बी हैवी ऑन योर माइंड, उसको आगे मत आने दीजिए वोट के वक्त। ये याद रखिए कि ये 20 साल से हमने लॉ एंड ऑर्डर को, जैसे अब दंगाइयों कहो या लॉ एंड ऑर्डर कहो, लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बना रखा है। कर्फ्यू नहीं होता है, ये नहीं होता है, स्टैबिंग नहीं होता है। बात भी काफ़ी सही है कि ऐसा कुछ मुसलमानों को अनुशासित कर दिया है। यही गर्भित, जिसको ना कहा बिन कहा अर्थ तो यही होगा कि हमने इनको ठीक कर दिया। और बहुत पहले, मुझे याद नहीं करवाना चाहिए अभी तो, लेकिन बहुत पहले जब नरेंद्र मोदी खुद गुजरात में 2002 में आए थे, तब से उनकी स्पीचेज़ अगर आप देखें तो उसमें, और काफ़ी और लोगों की स्पीचेस में, बीजेपी के जितने भी थे, मेरे ध्यान में जो है झगड़िया करके एक जगह है, वहाँ पर एक स्पीच हुई थी। यहाँ पर शैलेश शोट्टा करके जो एक है, बाकायदा ओपनली के मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम से कुछ नाता, कुछ रिश्ता ही नहीं है। इस तरह का माहौल तो बनता गया है ओवर द टाइम। एंड मुझे कहना चाहिए दुख के साथ कि ये कंसोलिडेशन जो हुआ है हिंदुत्व का इस तरह से, वोटर विल सफ़र एनी कॉस्ट ऑफ पर्सनल लॉस, लेकिन वो वोट करने में दूसरा ऑप्शन नहीं चुनेगा। मैं ये यहाँ पर ही नहीं, मैं दुनिया भर की और भी जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, वहाँ जो दक्षिणपंथी वाली बात कही अभी, तो वो वैल्यूज़ वापस आ रहे हैं, जिसमें 3 चीज़ें मेन है। एक तो है फैमिली लाइफ, तभी तो ये LGBT ये वगैरह वालों से इनका वो रहता है दुनिया भर में। दूसरा है फेथ,
अमेरिका में चर्च की अटेंडेंस बढ़ती जा रही है ना ट्रंप के बाद में ना। और तीसरा है होमलैंड। अब हमारे यहाँ होमलैंड का बहुत नहीं है, सिवाय कि आप बांग्लादेशी घुसपैठ या और दीमक या टिमक पाकिस्तान तो आपको पेरेनियल परमानेंट है हमारे जी। लेकिन यूरोप से जो माइग्रेशन हो रहा है, आई मीन बाकी कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज़ में जो माइग्रेशन हो रहा है, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, वहाँ पर ये मुद्दा होमलैंड का, सो ऑल्सो अमेरिका में। तो पूरा ग्लोबल एक सिनेरियो बनता जा रहा है जहाँ पर इस तरह के वैल्यूज़ जोर पकड़ रहे हैं और पार्टियों ने ठान लिए कि इसी को उछालते रहो, वोट मिलते रहे। बेहतरीन आपने बात कही है कि पूरा जो वैश्विक एक परिदृश्य है उसमें भी देखना ज़रूरी है। एजाज साहब, जब ये बात होती है, ये बयान आता है अमित शाह का, तो बिल्किस बानो क्या सोच रही होगी? एहसान जाफरी का परिवार कैसे देखेगा इसे? अभी तकलीफ़ क्या है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे देखेंगे हुआ क्या है। यही अमित शाह साहब जब स्टेट के होम मिनिस्टर थे तब इनको कन्विक्ट किया गया था सेम बिल्किस बानो और बहुत सारे केसेस में, एंड वो ट्रायल चला था महाराष्ट्र में और उन्होंने वो हथकड़ी अपनी छुपाई गई थी। आज वही एक बंदा आज नेशनल लेवल पे 2nd नंबर का आदमी है, तो आप उम्मीद किससे लगाएंगे? ऐसा एक दो कल जो आज अमित शाह कल हमारे जो एक जगह है महसाणा वडोदरा में ही, कल उनकी सभा थी। ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक वो कल सभा नहीं की उन्होंने, कल वो सभा कुर्सी खाली रह गई, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अंडर करंट है, बिल्किस बानो है, जो भी है। देखो, एक बुरा वक्त और अच्छा वक्त आता है, तो देश के लिए एक बुरा वक्त चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे श्रीलंका में आपने देखा होगा 10 साल में श्रीलंका में क्या हुआ, वो कैबिनेट में वो लोग बिठाए गए जो धर्म को लेके चलते थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज, उनको कुछ पता नहीं देश का है, लेकिन उनको इसलिए बिठाया गया कि हमको सांप्रदायिक चीज़ों को आगे लाना है ताकि उनको 10 साल तक आगे लेके जाना है। आज श्रीलंका की वो हालत है, देश दिवालिया घोषित हो चुका है। वहाँ फूड खाना इतना महंगा है कि लोग, मतलब पेट्रोल की बात करें, डीजल इतना महंगा है कि आज वो सेम मैं जो देख पा रहा हूँ आने वाला दायका जो होगा मोर लेस, मैं डेटा में बात करता हूँ बिकॉज मैं स्टैटिस्टिशियन बाय प्रोफेशन, डेटा पे काम करता हूँ, डेटा मैंने वर्क किया है। तो जो फ्यूचर है वो अंधकार मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का। और कहीं ना कहीं बोलते हैं संविधान, शायद संविधान खतरे में है, क्यों एक फ्यूचर में एक ऐसा राइवल आएगा पब्लिक में कि पब्लिक इनको हटाएगी। ठीक है, अच्छा वक्त ब्रो, आप जीत रहे हैं कॉन्फिडेंट, लेकिन वो घमंड तकब्बर आप इस लेवल के, इस टाइम पे भी कल पेपर आप पढ़ेंगे उसमें भी 2.5 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज बढ़ाया गया इलेक्ट्रिसिटी का इस टाइम। मतलब आपको इतना ईगो है कि कुछ भी करो हम हारने वाले नहीं है। यू वोंट बिलीव, मैं एक डेटा देना चाह रहा हूँ आपको, इंडिया में सबसे हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो गुजरात है, और 43.6 गीगावाट गुजरात प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया का। स्टिल सरप्लस एनर्जी होने के बावजूद भी हम अपनी जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी किसको बेच रहे हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली को बेचते हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं। और स्टेट के लोगों का आज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, प्लानिंग कमीशन पे जाएंगे, 11 लाख लोग आज भी इलेक्ट्रिसिटी से महरूम हैं। लेकिन सरप्लस एनर्जी है, दे रहे हैं दूसरे, और स्टेट में इतनी मतलब एनर्जी भी इतनी महंगी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। रीज़न एक क्या है, आपके 27 साल जो हो गए ना, 27 साल में आपने माइंड में डाल दिया है। मैं भी जब दंगे हुए थे, मैं 10th क्लास में था, तो वो एक मैंने माहौल देखा है। 10वीं में जब मैं था, भयंकर एक लेवल का माहौल था। मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा था बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, मुझे डर था कि स्टैबिंग हो सकती है, 10th की एग्ज़ाम देने दी जाए, इतना भयंकर माहौल था। तो कई बच्चों ने एग्ज़ाम भी नहीं दी थी उस टाइम ऐसा। तो वो माहौल देखते हैं, और 2 जनरेशन, 2 डिकेड में एक बहुत सारी 27 साल की जनरेशन इकट्ठी हो गई, जिसने सिर्फ बीजेपी देखी है, उसने दूसरा कुछ देखा ही नहीं। तो माइंड में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया है कि आपको यही सब कुछ है। तो टाइम आएगा, अच्छा बात, जैसे मैं वापस स्टार्ट जिससे कि उसमें एंड करना चाहता हूँ, अच्छा वक्त और बुरा वक्त सबका आता है। देश के लिए बुरा वक्त चल रहा है, मैं सब मानूंगा। दुआ कर सकते हैं कि फ्यूचर बेस्ट हो और देश के लिए कुछ अच्छा हो। उम्मीद है कि अमित शाह इस बात को सुन रहे होंगे कि जब उनका ये बयान आता है तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने वोटर के लिए तो कह रहे होंगे, लेकिन एजाज साहब जैसे लोग जो हैं उनके दिल पर क्या गुजरती है, जिन्होंने उस दंगे का दर्द खुद सहा है। बता रहे हैं कि इम्तिहान देने नहीं गए, इस तरह के दंगे, और वो कह रहे हैं हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिया। जावेद साहब, मुझे ये बताइए, आपकी जिस अहंकार का ये जिक्र कर रहे हैं, मोरबी जैसा हादसा होता है, हमने इस देश में प्याज के दाम बढ़ जाने पर सरकारें बदलते हुए पलटते हुए देखी हैं। एक वो भी वोटर हुआ करता था, आज ये भी वोटर है जो 150 लोग मर जाते हैं। किसी की बिल्कुल निरंकुशता के बावजूद, लापरवाही के बावजूद उन लोगों को सज़ा नहीं दी जाती जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्लर्क को, गार्ड को जेल में बंद किया जाता है, लेकिन फिर भी सब ये कह रहे हैं, पूरे तमाम जो सर्वेज हैं वो कह रहे हैं, सड़क पर उनके मोदी जी के, अमित शाह के दीवाने घूम रहे हैं कि सिर्फ मोदी मोदी। ऐसा क्यों हो रहा है?
एक्चुअली ये जो आप बता रहे हो मोरबी वाला चीज़, उसके अलावा भी बहुत पॉइंट हैं। जैसे अगर आप घूमोगे गुजरात में तो आपको कहीं पे भी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा। किस चीज़ में? पॉलिटिक्स में। चाहे किसी की भी रैली हो, कहीं पे भी भीड़ नहीं आ रही है, पेड़ भीड़ आ रही है, या तो उनके कार्यकर्ता है या तो जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ वही आ रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी रेगुलर आम जनता कोई कमेंट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एक चीज़ से वो परेशान है, वो महंगाई से। अभी सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। हर चीज़ को छुपाने के लिए ऐसे जो बयान आते हैं, अमित शाह तरफ से आते हैं या मोदी जी की तरफ से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए है और कुछ नहीं है। क्योंकि उनको पता चल गया है कि पब्लिक परेशान है महंगाई के लिए, लेकिन उनको ये भुलाया जा रहा है कि ये जो दर्द है तुम्हारा महंगाई का हो, या जो मोरबी में अपने जो मरे हैं, जो भी आपके मरे या किसी के भी मरे हैं, वो जो दर्द है वो बहुत छोटा है। अगर हमको वोट नहीं दोगे तो इससे भी बड़ा दर्द मिल सकता है। ये एक आपके माइंड में डाला जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो सकता है। एक इनडायरेक्टली थ्रेट, इसको इनडायरेक्टली मैं थ्रेट बोलूँगा कि ये हो सकता है, इनडायरेक्टली थ्रेट। ले मेरे यहीं पे बात ख़त्म करूँ। आदित्य, आप एक युवा हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र कितनी है, लेकिन 27 साल एक पार्टी का राज, पूरी एक नहीं, मैं कहूँगी एक से भी ज़्यादा पीढ़ी उनको देखते, एक ही पार्टी का शासन देखते हुए बड़ी हुई है। ऐसे में उम्मीद भी ये करना कि गुजरात का जो युवा है वो बड़ा ही डेमोक्रेटिक माइंडेड होगा, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है दूसरी पार्टी क्या होती है, दूसरा नेता क्या होता है। लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है। मैंने 2 दर्जन लोगों से कम पूछा, उनमें एक व्यक्ति ने नाम बताया, और मुझे भी अगर आप पूछें फ़ौरन तो मुझे सोचना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है। जब हम युवाओं का जिक्र करते हैं गुजरात के, बताया जाता है कि शहरों में सबसे ज़्यादा मोदी भक्ति है, बीजेपी को लेकर फॉलोइंग है। युवा क्या सोचते हैं इस पूरे माहौल के बारे में? सो मैम, आपने जैसे मेंशन किया, माई सेल्फ, मैं जब से बॉर्न हुआ आई हैव जस्ट सीन द बीजेपी गवर्नमेंट। आई एम 26 ईयर्स। हमने देखा ही नहीं कि कोई पार्टी आती है यहाँ पे। यूजुअली इनका कांस्टेंट रहा है, अच्छा एक ग्राउंड पे इनका एवर सिंस देव कम इन टू पावर, स्पेशली आफ्टर 2002 दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द कंट्री। नाउ जब मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर व्हेन आई वाज यंग, मेरे साथ भी जो लोग थे, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, गेटिंग कंपनीज ओवर हियर, एंड एवर सिंस ही हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैम द यंग पीपल फील कि देयर इज़ अ लैक ऑफ विजन व्हेन इट कम्स टू लोकल लीडर्स। जो हमारे नेशनल लीडर्स है, दे टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे मेक थोड़े कभी कभी अच्छे पॉलिसीज़ भी मेक करते हैं, बट कहीं ना कहीं एज यंग पीपल वी सी कि उनका इम्प्लीमेंटेशन जो ऑन ग्राउंड होना चाहिए उन पॉलिसीज़ का, वो हम लोग लैक कर रहे हैं। एंड गुजरात में वन बेसिक थिंग इज़ कि नाउ द यूथ वांट्स बेसिक थिंग्स, जैसे कि उनको बेटर एजुकेशन चाहिए। यहाँ पे हमको अच्छा एजुकेशन के लिए वी लीव फॉर सिटीज़ लाइक दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ बिग कॉर्पोरेट कंपनीज हु आर इन्वॉल्व। सो इधर द यंग पीपल वांट कि दे डोंट वांट टू लीव देयर होम टाउन्स, बट व्हेन दे वांट अपॉर्चुनिटीज़, दे लुक फॉरवर्ड टू गो आउट ऑफ द सिटीज़। सो जो यंग पीपल दे वांट इज़ कि वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग आवर एजुकेशनल सिस्टम, एंड स्पेशली कोविड के टाइम पे यंग पीपल वी सॉ आवर हेल्थ केयर सिस्टम फेलिंग, नॉट जस्ट हियर इन गुजरात बट पूरे कंट्री में हमने हेल्थ केयर सिस्टम को फेल होते हुए देखा। एज सिटीजन्स एवरीवन यूनाइटेड हेल्प द गवर्नमेंट। वो टाइम पे नोबडी टॉक्ड अबाउट रिलीजन, नोबडी टॉक्ड अबाउट कास्ट, एवरीवन यूनाइटेड एज अ कंट्री एंड हेल्प द गवर्नमेंट। सो वी रियली वांट कि अब हमारा हेल्थ केयर भी वी इम्प्रूव, बिकॉज वी डो नॉट वांट टू फेस एनीथिंग दैट वी फेस्ड इन 2020 और 2021, बिकॉज ऑल ऑफ अस प्रेजेंट ओवर हियर वी लॉस्ट समवन क्लोज टू अस। सो वी वांट कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एजुकेशन को डेवलप करें, हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करें। हमें तो ये बताया गया है कि जो गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस और डेवलपमेंट है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर है। एक्चुअली मैम, जब हम देखें 2012 तक इट वाज, हम लोग देखेंगे कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, बाहर से वाइब्रेंट गुजरात करके समिट्स की जा रही थी, बट स्लोली जो लोकल लीडर्स है दे लैक द विजन, they ride high on his mileage. He has been doing a tremendous job जो भी वो दिल्ली में कर रहे हैं, बट उनके ही नेम को यूज़ किया जा रहा है। आप अगर आज बड़ौदा में देखो या आप अहमदाबाद गए होगे, तो जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ है, जो लोकल लीडर्स है, रोड्स मैम, व्हेन वी गो ऑन ग्राउंड, रोड्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द सिटीजन्स। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ
प्रॉब्लम फॉर द सिटीजन्स। यहाँ पे लोगों को सूएज के साथ मिक्स करके पानी आता है, यहाँ पे सूएज लाइंस, ड्रेनेज लाइंस एंड क्लीन वाटर लाइंस नहीं है, गैस लाइंस की अभी भी प्रॉब्लम है। तो 2012 तक जो वाइब्रेंट गुजरात कहा जा रहा था, जो एक हाई पे स्टेट को लेके गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लोकल लीडर्स आर जस्ट रनिंग ऑन दैट फ्यूल एंड दे डोंट शो एनी विजन कि यार हमको हमारी सिटीज़ को डेवलप करना है। एंड ऑनेस्टली मैम, व्हेन आई गो ऑन ग्राउंड, व्हेन माई टीम एंड वी इंटरैक्ट विद पीपल, they are very unaware of the people around their elected leaders, क्योंकि elected leaders they only come during the elections, or not just elected leaders but other political parties as well। वो हम लोग मैम हम जाते तो दे समटाइम्स एंग्री होके हमको कहते हैं कि आप लोग क्यों सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही आते हो। दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हिच आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड फॉर 5 years, बट ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स दे कम, दे गिव प्रॉमिसेस एंड देन दोज थिंग्स कैरी ऑन। इससे पहले पारिक जी की तरफ मैं जाऊं, इंदु जी, आपने यहाँ पर, आप तो बाहर से आई हैं, आपने कोई गुजरात मॉडल का गवर्नेंस देखा? आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो बाकी भारत के हिस्सों में नज़र नहीं आती? एक आउटसाइडर के नज़रिए से क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे नहीं लगा कि कुछ अलग दिखा हो मुझे, या आई वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि इतना सुना था गुजरात मॉडल के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बहुत ही अब बढ़िया होगा। मैं बड़ौदा पहली बार आई हूँ, बट मैं अहमदाबाद पहले भी आ चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। बट हाँ, वाइल आई वॉज कमिंग, वो ट्रेन की खिड़की से ज़रूर दिख रहा था वो हाई स्पीड रेलवे ट्रैक की वो खुदाई हो रही थी, वो ज़रूर दिखा। मगर जनरली व्हेन आई वेंट टू द मार्केट या सड़कों पर एक फ्लाईओवर था, वो काफ़ी दिनों से मुझे बताया गया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत बॉटलनेक्स रहते हैं उसमें, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और कई सालों से वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बट जनरली कुछ लोगों से जो हमारे जान पहचान के थे, जैसे परिवार के जो अन्य सदस्य, उनसे तो ऐसा लगा कि वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं जो मोदी जी ने बड़ौदा में किया है, और दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो आई हैवंट मेट रियली बिकॉज मैं बहुत लोगों से तो यहाँ मिली नहीं हूँ, बट जो थोड़े बहुत अपने परिवार के हैं उनसे तो आपस में यही लगा कि वो काफ़ी खुश हैं और मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। पारिक जी, मैं पत्रकार, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, नई नई कहानियाँ हमें मिलती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक घटना को कवर करते हुए दिल दुख जाता है। आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। गोधरा गई, वहाँ पता चला कि हिंदू और मुस्लिम मोहल्लों के बीच में दीवारें खड़ी हुई हैं, बाकायदा दरवाजे लगे हैं जिनमें ताले डले हुए हैं, और मुझे बताया गया कि ये गोधरा का जो घटना हुई, यानी कि 20 साल से, मैं कहूँगी आदित्य जैसे लोगों ने तो वो दीवारें ही देखी होंगी, उनकी उम्र के लोग। क्या हमेशा ऐसा ही हाल था? क्या गुजरात की सोसाइटी ने अपने दिल में ये दीवारें बना दी हैं? जब कांग्रेस का शासन था तो किस तरह का माहौल होता था? मेरा काउंटर क्वेश्चन वही रहता है कि 20-25 साल पहले की दीवारें देखी थी, क्या था? न तो हिंदू चैन से वहाँ रह सकता था, न तो मुस्लिम चैन से रह नहीं सकता था। एक माहौल था। कांग्रेस ने जो भी शासन किया था उस टाइम पे, कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि बीच में चिमन भाई गवर्नमेंट भी आई और शंकर सिंह वाघेला गवर्नमेंट भी आई, कोई भी गवर्नमेंट हो, उस टाइम पे भी माहौल यही था। ऐसा इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 2002, मैंने जो पहले भी आपको बताया कि इतना तो बहुत क्लियर हो चुका है कि राइट्स कम हो गए हैं गुजरात के दंगे काफ़ी कम हो चुके हैं। इनफैक्ट कहीं मुस्लिम एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी सारे मुस्लिम इलाके में भी घूमता हूँ, मुस्लिम इलाके में भी मेरा बैठना उठता रहता है, स्टोरी के लिए भी हम जाते हैं। तो पहले ऐसा था कि सर्टन इलाके में आप जा नहीं सकते थे। नाउ एटमॉस्फेयर इज़ गुड, कि अभी ऐसा कोई माहौल ऐसा क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों नहीं जा सकते थे? हाँ जी, क्यों नहीं जा सकते थे? पहला माहौल एक ऐसा था, एक डिस्टर्बेंस है, क्योंकि आपको 365 दिन में से 250 दिन तो कर्फ्यू रहता था। आप कहाँ जाओगे? ये माहौल हमने बड़ौदा का देखा है, अहमदाबाद का देखा है, ये पूरे गुजरात में सिनेरियो था। व्हाटएवर जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद जो एटमॉस्फेयर खड़ा हुआ है, अब क्लेम नेचुरली जो भी सत्ता पे होगी वही पार्टी करेगी, भाई हमने आया और हमने किया।
ये एटमॉस्फेयर एजाज साहब, बना। आप इस बात से सहमत हैं कि पहले से माहौल बेहतर है, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से तो ये बात सही है कि भाई 20 साल में दंगा नहीं हुआ। ऐसा आई थिंक सर मुझसे बड़े हैं, नॉलेज ज़्यादा है, मेरी 36 एज हो गई है। अब सर का कहना है कि जो अभी हुआ है कि 20 साल पहले बहुत दंगे, मतलब जब 2002 के पहले की बात वो कर रहे हैं, तो उससे पहले शायद बाबरी जब मस्जिद हुई थी तब दंगा हुआ था, और वो भी 2-3 महीने के लिए हुआ था। जो कर्फ्यू बताया सर, वो 3 महीने के लिए लगा था उस टाइम। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया कहीं ना कहीं हर जगह था। दंगे गुजरात के हुए तब 6-7 महीने लगा रहा, मोदी जी आए। उसके बाद अहमदाबाद, जोहापुरा और वडोदरा में कुछ जगह छोटे मोटे राइट्स होते रहे, फिर जाके वो ख़त्म हुए, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल उसके पीछे या आगे नहीं हुए हैं। और जो सर बता रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सर को शायद नॉलेज कम हो, ये बैरियर बढ़ता क्यों जा रहा है? एक नई गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है, आसान धारा। हाँ, मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी, बल्कि बारिक जी से भी पूछूंगी, लेकिन आपसे पहले पूछती हूँ। एक डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है यहाँ पे, अशांत धारा जिसे कहा जाता है। कहीं नहीं है। जी हाँ, और उसके एक बार एक्सप्लेन भी कीजिए कि वो क्या होता है। इंडिया में एकमात्र स्टेट ऐसे गुजरात है जहाँ आसान धारा, डिस्टर्बेंट एक्ट। अब उसमें क्या होता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के एरिया में नहीं रह सकता और नॉन मुस्लिम मुस्लिम एरिया में नहीं रह सकता। अब इसमें क्या है, हम जब बचपन थे छोटे, मैं स्कूल में बुक में पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये कोड बुक पे दिखता था, तो हम लगते थे हम सब क्लास में बैठे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। अब मेरे फ्रेंड मुझसे दूर कटते हैं जब से ये सब चीज़ें आ गई हैं। वो पहले फैमिली फंक्शन होता है, दिवाली ईद पे हम जाते थे, अब वो कहीं ना कहीं गैप आ गया है, वो मेरे घर पे आना नहीं चाहते हैं। मुस्लिम एरिया हो क्या, इस चीज़ में क्या हो रहा है, मुस्लिम एक एरिया में रह गया है, नॉन मुस्लिम एक एरिया में रह गया, वो दीवार और जो अभी चाइना की दीवार हो रही है, वो और दीवार बढ़ रही है, और ये फ्यूचर बहुत अंधकार है उसका। आप कोई भी देश हो तरक्की तभी करेगा जब चारों पिलर स्ट्रॉन्ग वे में चलेंगे। आप माइनॉरिटी को डिप्राइड करके चाहेंगे कि मेजॉरिटी ऊपर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और इस चीज़ में ये एक्ट इतना भयंकर है, फ्यूचर है, वो उनका प्लान ऐसा है, इसको पूरे इंडिया में अप्लाई करना है, पूरे देश में। उनका कहीं ना कहीं यूपी में स्टार्ट हो चुका है, योगी बाबा ने स्टार्ट किया है उसको, लखनऊ के मेरे फ्रेंड वो बता रहे हैं वहाँ पर स्टार्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट। तो उनका प्लान वही है कि मुस्लिम एक दायरे में रहे, नॉन मुस्लिम एक साथ रहे, देश का डिवीज़न हो जाए, और बस डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। पारिक जी, मैं ज़रूर चाहती हूँ आप इस पे भी कमेंट करें कि जो ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, ये बड़ी मुझे हैरानी हुई कि गुजरात की जनता ने स्वीकार कर ली ऐसी कोई चीज़, यहाँ कोई रिवोल्ट नहीं हुआ। नहीं, इसमें क्या अगर है, आप आउटसाइड से भी समझने की कोशिश करें। आप समझो कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट अगर नहीं होता तो एक माहौल, एक टाइम ऐसा आ गया था कि हिंदू सब हिंदू इलाके में जाएंगे और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम इलाके में जाएंगे। वही दो, यानी आज कोई भी जगह पे आप गोधरा में घूमो या बड़ौदा में घूमो या अहमदाबाद में जा सकते हो या छोटे छोटे गांव में, इससे कई इलाके ऐसे होंगे कि एक हिंदू का घर होगा, दूसरा मुस्लिम का घर होगा, एक हिंदू का घर होगा, दूसरा। ये एक्ट ऐसा है कि कोई इनसिक्योरिटी फील करता है, कोई हिंदू इनसिक्योरिटी फील करता है, और बाजू वाला मुस्लिम है, वो अगर लेना चाहता है उसकी प्रॉपर्टी, तो दे हैव टू परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट, पुलिस, एंड उसका क्लियरेंस आएगा तो ही ले सके। हिंदू हिंदू को बेच सकता है, मुस्लिम मुस्लिम को बेच सकता है। ये एक्ट ये है, ये वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और जो बेसिकली जो माइग्रेशन लार्ज स्केल पर हो रहा था, बेचना लेना नहीं, पहले एक मिनट, लार्ज स्केल पर जो हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा हिंदू इलाका खाली हो जाता था, पूरा मुस्लिम इलाका खाली हो जाता, वो रोकने के लिए एक प्रयत्न था ये। और ये मैं तो बोलता हूँ इसमें सक्सेस गए हैं, ऐसा नहीं है ये सक्सेस नहीं रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ले, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं नॉन मुस्लिम है, मेरा घर ले सकते हैं, वो आसान नहीं। कोई भी नई प्रॉपर्टी बन रही वहाँ तो बिल्डर आपको देगा ही नहीं। आप ऐसा एक कोई भी एक साइट बता दीजिए पूरे, मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ, फ्लैट या फिर आप घर दीजिए, नॉन मुस्लिम है, मुझे बिल्डर बेचेगा ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम आपको नहीं बेचेंगे। सर जो बता रहे हैं, सर एक सिक्के का दूसरा पहलू बता रहे हैं। वो क्या था, पुराना शहर था, पुराने शहर में 2 लोग रहते हैं, मराठी और मुसलमान, जो पहले से साथ में रहते हैं। पुराना शहर है बड़ौदा, पुराना शहर है, स्टार्ट वहाँ की बात करता हूँ। तो वहाँ मुस्लिम एक एरिया में रहता, मराठी एक रहते हैं, तो आपस में सब रहते थे। इसके बाद मुसलमानों ने पलायन करके थंदलिया में शिफ्ट हुए, बिकॉज वहाँ उनको वही सर जो बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं बाय करता, मुस्लिम हिंदू की। लेकिन नई जो साइट डेवलप हो रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन, उसमें भी मुसलमान को नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। इसमें ऐसा है कि कोई भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट में पूरा बड़ौदा शहर नहीं आता है। ये जो डिस्टर्बेंस एरिया जो ऑन पेपर पे हो चुका है कि भाई यहाँ कम्युनल दंगे पहले आज से 10 साल 15 साल पहले ज़्यादा हुए, उसको वो लोग ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंडर ले लेते हैं।
वहाँ अगर कोई भी प्रॉपर्टी नई बनती है, कोई हिंदू बना रहा है तो नेचुरली वो हिंदू की प्रॉपर्टी होगी, हिंदू बना रहा होगा तो हिंदू को ही बेचेगा। और अगर उसको मुस्लिम को बेचनी है तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना पड़ेगा। क्या हैरानी की बात है, मतलब ये दुख के साथ साथ हास्यास्पद भी है बहुत ज्यादा। ये अभी मैं बताता हूँ आपको, ये आप अलग एंगल पे ले जा रही हो। अगर वहाँ हिंदू की एनओसी आ गई, बगल में कोई हिंदू है, उसको बोलता है कि भाई यहाँ मुस्लिम कोई आता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, नेचुरली वो दे सकता है। घर नहीं इसने एनओसी दी हो सकता दियो। प्रोफेसर पटेल, एक मिनट आपसे भी पूछूंगी। प्रोफेसर पटेल, मुझे ही बताइए, आपकी जो अनुभवी नज़रें हैं, राजनीतिक विज्ञान की मैं भी छात्र हूँ, आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना डिस्क्रिमिनेशन को, पारेख साहब इससे असहमत हो रहे हैं, ठीक है मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान में कहीं ये फ़र्क नहीं है कि आप किसी भी पहचान के आधार पर ऐसा कर सकें। यहाँ बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिमिनेशन को और दीवार बनाने को अप्रूव कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? एक जब आपको नज़दीकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है अच्छी तरह से, तो थोड़े दूर की नज़र लेनी चाहिए। पारेख भाई के बात में मैं इस तरह से दम देखता हूँ कि 1969 में जब सबसे बड़ा राइट गुजरात में अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद में लेके राइट अप टू आई फॉरगेट द एग्जैक्ट इवेंट डेट, लेकिन हमारे एक असगर अली इंजीनियर करके बम्बई के हुआ करते थे, उन्होंने कम्युनल राइट्स 3 दिन चला हो, 30 दिन चला हो, उसके ऊपर बहुत अच्छे काम किए। और उन दिनों की अगर आप हिंदू मुस्लिम रिलेशंस की तक वो देखेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे तो पाएंगे कि बातों में कोई दम नहीं होता था, ये अलग 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 आइडेंटिटी का या अलग उसका। लेकिन फिर भी दंगे कांग्रेस पार्टी के विदिन के जो फैक्शंस होते थे उनका भी एक वो रहता था। ये डिस्टर्ब्ड एरिया, अशांत धारा की मुझे ज़्यादा लेजिस्लेटिव जिसको कहते हैं रेशनल और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसका मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी, लेकिन एक मुद्दा मुझे दिलचस्प लगा इनकी बात में कि अगर बड़ी तादाद में अर्बन पॉपुलेशन इस तरह से इधर से उधर हो तो मेरी एक ऐसी शंका है, मेरा डाउट है कि रियल एस्टेट इज़ काफ़ी हावी ऑन द लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल इन द स्टेट, एंड पार्टियों के डायरेक्ट रिलेशंस रहते हैं फंडिंग के लिए, विथ रिगार्ड टू अदर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ ऑल्सो। हो सकता है कि इसका इंटेंट, ओरिजिनल इंटेंट वो रहा हो कि भाई इसको थोड़ा वो इतना बुरा दीवार वाला मामला ना करे, लेकिन उसको पीसफुली फिर भी पीस बनी रहे, इस तरह से वो रिसेप्टिबिलिटी मैंने जिस तरह से देखी अहमदाबाद में देखा, फिर जाके गोधरा में देखा, मुझे दुख ये हुआ कि मान लेते हैं 10 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, वो सिर्फ स्कूल में जाके सिर्फ हिंदू बच्चों से मिल रहा है, सिर्फ मुस्लिम बच्चों से, मैं सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी का जिक्र कर रही हूँ, यानी उसने ये देखा नहीं है कि अपने एरिया से बाहर निकल कर कि स्कूल में हिंदू बच्चे भी होते हैं, स्कूल में ईसाई बच्चे भी होते हैं। तो मैंने यहाँ स्कूल देखे इस तरह के जहाँ बच्चियाँ सिर्फ स्कार्फ पहन के सिर्फ मुस्लिम बच्चियाँ हैं, तो दूसरी तरफ जाहिर है सिर्फ हिंदू बच्चे होंगे। ऐसा समाज बनाने के लिए हमने भारत बनाया था, जहाँ मैं आती हूँ आपकी तरफ पे, इनसे ले लेती हूँ ओपिनियन, फिर आपकी बात। मैं एक्चुअली पुराने शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ अभी भी, और ये जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है उसके तहत मैंने अपने घर के लिए परमिशन के लिए 5 साल 10 साल तक धक्के भी खाए हुए। जहाँ पे मेरा पैदाइश हुआ था वो घर मेरा था। पहले क्या था, हमारे वहाँ ऊपर हिंदू रहते थे, हम नीचे रहते थे। अब क्या हुआ कि एक रिलेशन रहता है कि इन्होंने मुझे घर दे दिया, रिलेशन में दस्तावेज नहीं किया, ठीक है। बाद में डिस्टर्ब एरिया एक्ट आ गया, हमने परमिशन मांगी, परमिशन डिनाइड कर दी। उसके बाद हम धक्के खाते रहे। अगर उसका पर्पस ही है कि आपको धाक धमकी से कोई प्रॉपर्टी पचा रहा है तो उससे बचाना है, तो वो तो हम कर नहीं रहे थे। तो फिर प्रशासन इतना अंधा क्यों हो गया, उनको क्यों नहीं दिखाई दिया, उन्होंने क्यों परमिशन डिनाई कर दी कि आपको अहमदाबाद धक्के खाने पड़ेंगे 5 साल तक। और दूसरी चीज़, अगर ये एक्ट का पर्पस ये था कि भाई धाक धमकी से होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था, बहुत पहले आया हुआ होगा ऐसा, लेकिन अब नहीं होता। लेकिन जो दायरा है, ये डिस्टर्ब एरिया का दायरा है, वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। मेरा ऑफिस सयाजीगंज एरिया में 2017 में मैंने प्रॉपर्टी ली थी, मेरी अपनी खुद की ऑफिस, तब नहीं था। 2022 में वो आ गया है। अब मैं नई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहा हूँ, नए बिल्डर से मिल रहा हूँ, बोले आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका दस्तावेज लेट होगा।
कि परमिशन होगा, आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी लगेगा शायद से। तो यानी वो चीज़ है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे रेसिडेंस कोई नहीं है और वो दायरा बड़ा है। पहले अकोटा में नहीं था, आ गया। तांदलजा कभी भी धाक धमकी वाला नहीं था। उसका जो सन फार्मा एरिया है या पीछे भाईली वाला एरिया है, आज की डेट के अंदर आप 2-4 दिन के न्यूज़पेपर में देखोगे तो भाईली के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पे आसान धारा नहीं आया तो हम वोट नहीं करेंगे। तो वो मुद्दा आज के चुनाव में है, तो वहाँ पे तो कोई धाक धमकी थी नहीं। अगर बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमने सब कुछ शांत कर दिया है, तो ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट है वो धीमे धीमे कम होना चाहिए, उसका दायरा कम होना चाहिए। और मांग की हमें चाहिए, आज का मुद्दा है वो अभी 2022 के इलेक्शन का है और वहाँ पे बाकायदा बैनर लगे हुए हैं और ये जो बैनर लगे हुए ऐसा बोल रहे हैं कि इसको यहाँ तक बढ़ाओ। वो ये कह रहे हैं कि भाई उनका अपना निजी तजुर्बा है, क्या हम इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, इनकी बात को हम काउंटर कर सकते हैं? नहीं, अभी बहुत बढ़िया बताया उन्होंने कि वहाँ जो भाईली वाला इलाका, अब भाईली वाला इलाका में डिस्टर्ब एरिया एक्ट नहीं है। लोगों की डिमांड ऐसी है कि भाई यहाँ डिस्टर्ब एरिया ये एक्ट लागू करो, चाहिए हमें लोगों की। हाँ। वहाँ वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए, हम वोट देंगे, आप लोकल हमें दीजिए। रेसिडेंट से व्हाई दे वांट सेफ्टी। नहीं, लेकिन पारेख जी एक सेकेंड पारेख जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 27 साल तो बीजेपी का शासन रहा, 20 साल पहले अमित शाह साहब ने, उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने सब शांत कर दिया, गुंडे सारे। ये सवाल मेरा 27 साल नहीं, बस मेरा सवाल पूरा ले लीजिए, मेरा सवाल पूछ 27 साल पहले की बात करो। 27 साल पहले क्या था बड़ौदा में? अभी एजाज जी ने बताया कि पहले तो दंगा फसाद होते नहीं थे। मैं उसके पहले की 65 सर ने जो बताया, 65 के बाद की मैं बात करता हूं। तुम जितने भी एंटी रिजर्वेशन राइट्स हुए कांग्रेस के शासन में ही हुए थे। कांग्रेस के शासन में जितने भी एंटी रिजर्वेशन राइट हुए थे वो सब एंटी रिजर्वेशन राइट्स फाइनली कम्युनल राइट्स में कन्वर्ट हुए। उस टाइम तो भाजपा था ही नहीं जी। उस तो टाइम मैं पे जनसंख्या पारेख जी, एक मिनट पारेख जी, मैं सवाल अपने पूछना चाहती थी आपसे। आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए एक सिटीजन को दूसरे सिटीजन से, एक नागरिक को दूसरे नागरिक से इतना डर लगता है कि वो कानून चाहता है, वो पुलिस चाहता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, ये कैसा राज हुआ? ये एब्सोल्युटली राइट। वो सवाल बिल्कुल खड़ा होगा। जो भाईली जैसा साइलेंट एरिया बोलते हैं, वहाँ कोई ना तो कभी मैं ऑलमोस्ट 50 साल से बड़ौदा में रहता हूँ, मैंने भाईली इलाके में कभी कम्युनल राइट्स नहीं देखा है। आज वहाँ डिमांड क्यों हुई? मेरा सवाल अब तो मेरा भी लोगों को है कि आज 27 साल का इश्यू लेके हम क्यों निकल के आए कि भाई वहाँ के माहौल क्यों ऐसा खड़ा हुआ है? आदित्य, आपको ये स्वीकार है एक युवा होने के नाते? ये सब हम बहस कर रहे हैं, पारेख जी ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, पटेल साहब भी कह रहे हैं, ये दोनों अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप भी तो कुछ कहिए कि आपको ये स्वीकार है कि इस तरह की चीज़? मैम, ये जैसे अब मैं ये पूरा डिस्कोर्स देखा, मैंने डिबेट देखी, लोगों के ऑफकोर्स देयर व्यू पॉइंट्स है, बट इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि वी आर लिविंग इन 2022 जहाँ पे वर्ल्ड साइंस में, मैथ्स में अपने आप को डेवलप करने में, एक सिविल सोसाइटी को बढ़ाने की बात कर रहा है। आज गुजरात में, इंडिया में हम लोग हिंदू मुस्लिम की क्यों बात करें? क्योंकि एवर सिंस मैं बड़ा हो रहा हूँ, आई हैव हैड मुस्लिम फ्रेंड्स, आई हैव हैड क्रिश्चियन फ्रेंड्स, जैन फ्रेंड्स, हर फेथ के फ्रेंड्स है, वी बीन टाइट टुगेदर। एंड आई हैव सीन फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स कि मैंने मुस्लिम्स के साथ ईद सेलिब्रेट की है, मुस्लिम्स ने हमारे साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की, हमने सब ने मिल के क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया। एंड जैसे भाईली की बात कर रहे, आई फील कि जब वन ऑन वन पब्लिक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते, दे डोंट हैव हेट फॉर ईच अदर, दे ओनली हैव लव फॉर ईच अदर। बट जब एंटी सोशल एलिमेंट्स पुट अप वर्ड्स लाइक दीज, या they try to divide us, we have to remember those days when we used to be united, and we should not get divided by these things. क्योंकि हमेशा से कोई भी पार्टी हो, it is very easy to divide people and rule over them, but we have to understand कि ये मुद्दे हमारे रियल में नहीं है, कोई हमारा एनिमी नहीं है, एवरीवन इज फ्रेंड्स। और अगर हम लोग एक दूसरे को एज सिविल सोसाइटी हेल्प करेंगे, आई हेल्प अ फ्रेंड, दे हेल्प मी बैक, सो वी विल बी एबल टू ग्रो आवर सोसाइटीज। आप ये नहीं देखते हैं जब आप मदद कर रहे होते हैं कि किस धर्म का आदमी है? नो, डेफिनेटली मैम। और मैंने बहुत सारे मुस्लिम्स को देखा है मैम, कोविड के टाइम पे आई लाइक टू पॉइंट आउट कि जब हिंदूज अपने फैमिली मेम्बर्स जो हु वर
कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो जा रही थी, अ लॉट ऑफ मुस्लिम पीपल केम अहेड और उनको क्रेमेटोरियम में लेके गए जब लॉकडाउन लगाया गया था। एंड वैसे ही अ लॉट ऑफ पीपल हेल्प्ड ईच अदर, दे डिड नॉट पूछा नहीं कि आप जैन हो कि मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो कि हिंदू हो। एंड दैट शोड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सोसाइटी। सो लेट अस बिलीव कि वी आर यूनाइटेड, लेट अस वर्क टुवर्ड्स बीइंग यूनाइटेड एंड नॉट लेट सच थिंग्स डिवाइड। बिकॉज ये मैम हम लोग काफ़ी टाइम से 20 ईयर्स से देख रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम करोगे, एक बार हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा तो यू विल गो इनटू कास्ट एंड डिविजन्स विल नेवर एंड। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को, मुझे पता है बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत सारे मेरे पास भी इश्यूज थे, लेकिन अच्छा है कम से कम कुछ 2 मुद्दे ही अगर हमने अच्छे तरीके से बहस की और आपको समझ में आए। खासकर मैं चाहती थी कि इस पर बहस हो, और अच्छी बात यह भी है कि अलग अलग यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी समझ में आए कि डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को अलग अलग तरह के लोग कैसे नज़रिए से देखते हैं। लेकिन ये भी गुजरात की एक पहचानों में से एक है कि यहाँ पर एक नागरिक को दूसरे नागरिक से इतना डर लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि कानून बीच में आना चाहिए, सरकार को बीच बचाव करना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसी का होता है जिसकी सरकार होती है, और सरकार जिसकी यानी पॉलिटिकल पार्टी। तो पूरे तरीके से इस पूरे मायाजाल को समझना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आदित्य का चेहरा देखकर अब जब 2022 में, अब से कुछ ही 1-2 दिन बाद जब गुजरात की जनता वोट करेगी, तो ये देखे कि आदित्य को जो भविष्य चाहिए उसी तरह के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो वोट डाले। ये ज़रूरी नहीं है कि 27 साल पुरानी जो प्रथा थी वही चलती रहे, या नई पॉलिटिकल पार्टी भी आती है या पुरानी पॉलिटिकल पार्टी भी वापस आती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखे कि आदित्य को जिस तरह का भारत चाहिए, क्या वो हमें दे रहे हैं, क्या उस तरह का गुजरात दे रहे हैं। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।